जय हिंद स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद में 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो ऑनलाइन बोर्ड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। साइंस का टॉपिक अपना चल रहा था, तो आज बेसिक नॉलेज आपको बताएंगे, कुछ एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज देंगे आपको। तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3-5 से लगाकर और 8 तक के क्वेश्चंस जो है उनके लिए कुछ फॉर्मूलेज आएंगे, कुछ एलिमेंट्स के नाम आपको आने चाहिए, तभी जाके आपको कुछ समझ में आने वाला है। फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि कुछ जो ये बेसिक चीज़ें आपको दी जा रही है उनका नॉलेज आपको होना कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं हम कुछ एलिमेंट्स के नाम, कम से कम फर्स्ट से लगाकर और 30 तक के एलिमेंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ एनायन और कैटायंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। धनायन और ऋणायंस होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उनकी वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके आप कोई फॉर्मूला तैयार कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स के नाम तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी इनके एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स जो होते हैं उनके नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन के बारे में। फर्स्ट नंबर का जो एलिमेंट्स होता है वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को कैपिटल एच से लिखते हैं। जितने भी सिंबल्स हम यूज़ में लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेना है और सेकंड लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लेना है। जिसके अंदर सिंगल अपने पास में लेटर होता है उसमें कैपिटल लेटर्स को शो करना है अपने को। हाइड्रोजन के बाद में सेकंड नंबर पे आता है अपने पास में हाइड्रोजन को हीलियम के नाम से। हीलियम के लिए HE से शो किया जाएगा। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, सेकंड लेटर को स्मॉल लेटर में हमारे को शो करना है। थर्ड नंबर पर आता है अपने पास में लिथियम के नाम से। तो लिथियम याद रखना है, कैपिटल LI लिथियम के नाम से याद रखना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम को कैपिटल BE से शो करेंगे। 5 नंबर पर आएगा अपने पास में बोरॉन, कैपिटल B से लिखेंगे। 6 नंबर पर कार्बन, C से शो करेंगे इसको। 7 नंबर पर नाइट्रोजन, कैपिटल N से शो किया जाता है। 8 नंबर पर आएगा ऑक्सीजन, O से शो किया जाएगा। 9 जो होता है उसको सिंबल सबके याद होने चाहिए, हर बच्चे को इसके एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कैपिटल F से शो करेंगे। और 10 नंबर पर अपने पास में जो एलिमेंट आएगा वो नियॉन। तो इस तरह से ये 10 एलिमेंट्स हैं जिनके नाम आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगले 10 देखते हैं। तो 11 नंबर पर होता है सोडियम। सोडियम को शो किया जाता है कैपिटल NA से। उसके बाद 12 नंबर पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को कैपिटल MG से शो किया जाएगा, ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट अगला आता है उसके बाद में 13 नंबर पर एल्यूमिनियम, AL से शो किया जाएगा। 14 नंबर पर सिलिकॉन, SI के नाम से जाता है। 15 नंबर पर आएगा अपने फॉस्फोरस, P से शो किया जाएगा फॉस्फोरस को। नेक्स्ट अगला आता है 16 नंबर पर सल्फर, S से शो किया जाएगा। 17 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है क्लोरीन, Cl से शो किया जाएगा। 18 नंबर पर अपने को याद रखना है ऑर्गन, Ar से शो किया जाता है। 19 नंबर पर अपने को याद रखना है इसके अंदर पोटेशियम। और 20 नंबर पर अपने को याद रखना है इसके अंदर कैल्शियम, Ca से। ये नेक्स्ट 11 से 20 तक के एलिमेंट्स हैं, इनके नाम आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। सिंबल्स अच्छी तरह याद रखना है, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K और C। तो ये 20 तक के एलिमेंट्स है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट अगले 10। तो इनको एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो फटाफट ले लें इसका, पॉज करके।
नेक्स्ट अगले हैं अपने पास में 21 से 30 तक के एलिमेंट्स। सभी बच्चों को अच्छी तरह से ये दिन में कम से कम 5 बार आपको पढ़ने याद होने चाहिए। 21 पर आएगा अपने पास में स्कैंडियम के नाम से, SC के नाम से स्कैंडियम याद रखना है। उसके बाद में 22 पर आएगा अपने पास में टाइटेनियम के नाम से, TI के नाम से जानता है। 23 पर अपने को याद रखना है वैनेडियम, कैपिटल V से शो करना है। 24 पर अपने को लेना है इसके अंदर क्रोमियम, CR के नाम से जाएगा। 25 पर मैग्नीज, कैपिटल MN से शो करना है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार मैग्नीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। मैग्नीज को MN से लिखेंगे और मैग्नीशियम को MG से शो किया जाता है, ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट 26 पर आता है अपने पास में आयरन, फेरम के नाम से जाता है। कैपिटल F ही इसका नाम लिखा जाता है सिंबल्स के रूप में। 27 पर उसके बाद में आएगा अपने पास में कोबाल्ट, C कैपिटल और O छोटा लिखना है इसमें स्मॉल लेटर में। 28 पर निकल के नाम से याद रखना है अपने को। निकल जो होगा उसके अंदर NI से शो करेंगे इसके अंदर। और 29 और 30 पर अपने को याद रखना है कॉपर और जिंक के नाम से। Cu कॉपर हो जाएगा अपने पास और जिंक। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनके बारे में अपने को अच्छी तरह से डिस्कस होना चाहिए। यहाँ देखेंगे तो 21 से लगाकर 30 तक के एलिमेंट्स हैं। इनके अंदर अपने जो मोस्ट हैं सबसे इम्पोर्टेंट वो याद रखने हैं अपने को। एक तो सोडियम के बारे में अच्छी तरह से याद रखना है, मैग्नीशियम के बारे में अच्छी तरह से याद रखना है, एल्युमिनियम के बारे में अच्छी तरह से याद रखना है। एक तो जितने भी सिंबल्स हैं उनके बारे में मेन अपने को याद रखना है। इसके अलावा क्लोराइड्स के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर लें, इसका सिंबल्स याद रखना है Cl के नाम से। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा अपने पास। कैल्शियम, इधर की तरफ देखोगे तो कॉपर और जिंक जो है वो इंपॉर्टेंट सिंबल्स के रूप में आते हैं। इसमें तो सारे याद रखने हैं, जो आगे साइंस लेंगे बच्चे उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम इन सिंबल्स के बारे में आप सबको नॉलेज होना चाहिए। अच्छी तरह से नॉलेज होगा तभी जाकर अपना फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट से लगाकर 5th तक के जितने भी चैप्टर है अपने 10th क्लास के केमिस्ट्री के, वो सारे के सारे चैप्टर्स का बेस जो है वो यहाँ पर आपको वापस कुछ समय के लिए रिवाइज़ कराया जा रहा है, कुछ टाइम के लिए। तो इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लें, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। आप आयरन का अच्छी तरह से देख लेना। एक आयरन 26 पर आता है, ये अच्छी तरह से याद रखना है, Fe से शो किया जाता है इसको। तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी इनके अंदर। आई होप जो मैं बता रहा हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। एलिमेंट्स फर्स्ट से लगाकर 30 तक के हर बच्चे को अच्छी तरह से याद होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद में आता है अपने फॉर्मूले जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एनायन और कैटायंस जो होते हैं उनके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आपको कुछ फॉर्मूलेज बनाना जो है वो आएगा। तो अगला टॉपिक जो है अपने पास में, इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो अपने पास फॉर्मूले जो होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। फॉर्मूले बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो कुछ उनकी वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कैटायंस के बारे में। कैटायंस जो होते हैं किस तरह के होते हैं। कैटायंस का मतलब समझते होंगे आप, जिसके भी ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर देखा होगा आपने बहुत बार नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी लेकर देखेंगे हम। काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें से कुछ एलिमेंट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल आएंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब अपन पढ़ेंगे। या क्वेश्चन नंबर आपको बताया था 5th से लगाकर और क्वेश्चन नंबर 8 तक के जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। वहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट्स को फॉर्मूलेज के अंदर या केमिकल इक्वेशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा, रिएक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो कैटायंस का मतलब जिनके भी ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है कैटायंस कहलाते हैं। तो इनके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कार्बोनेट,
इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, ये याद रखना है, CO3 से इसको शो किया जाता है। इसका नाम होता है कार्बोनेट। नेक्स्ट कार्बोनेट के बाद में अपने को याद रखना है इसके अंदर एसीटेट के नाम से CH3COO- इसको बोलते हैं एसीटेट के नाम से। -1 होता है, जहाँ पर माइनस लिखा इसका मतलब याद रखना है -1। सारे के सारे नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, कौन कौन से आयंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं कल बताया था आपको एक -2, इसको बोलेंगे सल्फाइड। ID याद रखना है, सल्फाइड जो है वर्ड याद रखना है, S का मतलब होता है सल्फाइड्स के नाम से। नेक्स्ट अगला है SO3 के नाम से, इसको बोलते हैं अपन सल्फाइड के नाम से, सल्फाइड। और लास्ट अपने को इसके अंदर एक याद रखना है, इसके अंदर नाइट्रेट, NO3-, NO2- कर देना। NO2- को बोलते हैं नाइट्राइट के नाम से। नाइट्राइट वर्ड याद रखना है इसका, NO2 का अच्छी तरह से। नाइट्राइट जो होता है सबसे पहले कार्बोनेट, सेकंड नंबर पर एसीटेट, फिर सल्फाइड्स, ये काम आएगा अपने। सल्फाइड और सल्फेट के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होना, ये ध्यान रखना है अपने को। वापस तुम्हारे को इन दोनों तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। कुछ सिंबल्स जो होते हैं उनके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें DE लगेगा, इसके अंदर AT लगेगा अपने पास। तो सल्फाइट होता है और सल्फाइड होता है, ये ध्यान रखना, IT याद रखना इसमें। और ये कहलाएगा नाइट्राइट के नाम से। नेक्स्ट अगले अपन देखते हैं सिंबल्स जो हैं वो, इनको बोलते हैं वीक आयंस जो होते हैं उनके नाम से रहता है, वीक रेडिकल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अगले रेडिकल्स जो हैं उसके अंदर हम देखेंगे Cl के नाम से, Cl-, का मतलब इसके ऊपर 1 चार्ज होता है। उसके बाद I-, F-, Br-, NO3-, ये कुछ सिंबल्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। माइनस का मतलब होगा 1 चार्ज होता है इनके ऊपर, इनको बोलेंगे क्लोराइड्स के नाम से, आयोडाइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, और इसको बोलेंगे नाइट्रेट। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना, इसको NO2 को तो बोलते हैं नाइट्राइट के नाम से, IT आएगा, और इसको NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट के नाम से, AT होता है, ये ध्यान रखना है इसके। तो ये चार्ज है जो अपने को याद रखना है। क्लोराइड का सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये मेन काम आएगा अपने पास, क्लोराइड वाला Cl-1 होता है। इसके अलावा आयोडाइड वाला भी काम आ सकता है आपके पास, -1 चार्ज याद रखना है। कार्बोनेट सबसे इंपॉर्टेंट है, -2 चार्ज होता है इसका, ये ध्यान रखना है। सल्फाइड का -2 चार्ज होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा और देखते हैं हम, तो नेक्स्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल रेडिकल्स की कैटेगरी में आते हैं अपने पास में, जिसमें सल्फेट याद रखना है, SO4-2। तो ये अच्छी तरह से याद रखना है। एक तो कार्बोनेट अपना हो ही गया था, इसके अलावा भी और भी होता है। ऑक्जेलेट के नाम से अगर पूछे तुम्हारे को तो C2O4-2 होता है इसका, फॉस्फेट PO4-2। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसमें अपने को मेन जो है वो सल्फेट वाला टॉपिक याद रखना है इसके अंदर, इसको बोलेंगे सल्फेट के नाम से। तो कन्फ्यूजन जो होता है अपने पास में, एक तो नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर होगा, तो नाइट्राइट जो होता है वो तो IT के रूप में देखना है, NO2 के नाम से जाना जाएगा नाइट्राइट को, और नाइट्रेट जो होता है उसको NO3 से लिखेंगे, ये ध्यान रखना है अपने को। सेम इसी प्रकार से S वाले देखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे तो इसको सल्फाइड्स बोलेंगे, और इसको बोलेंगे अपन सल्फाइट के नाम से। इसमें DE आएगा लास्ट के अंदर, और इसमें TE आएगा अपने पास। और सल्फेट्स जो होता है वो अलग से होता है, ATE के नाम से ध्यान रखना है। SO4 इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो मेन जो है अपने पास में यहाँ पर कैटायंस या नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी अपने पास रेडिकल्स हैं उनका नॉलेज पता होना चाहिए, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, ये फॉर्मूले बनाने के लिए अपने एक्सचेंज करेंगे तब यहाँ पर काम आने वाला है अपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगला टॉपिक्स जो है अपने पास में अब एनायंस के बारे में देखेंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम चैप्टर्स का कुछ पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले बेसिक। तो अगला आता है अपने पास में एनायन के नाम से।
एनायन का मतलब जिनके भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ये सारा नॉलेज आप जाएंगे जब 11th और 12th क्लास में, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल के अंदर भी बहुत नॉलेज ये काम आने वाला है, जितना भी आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है अपने को, जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको रेडिकल्स के नाम से जाना जाता है, और इन रेडिकल्स का आपको प्रैक्टिकल में टेस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के प्रैक्टिकल में आता है वो यही आता है। इसके अलावा फॉर्मूले बनाने के लिए जब आप उनकी वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे तब वहाँ पर ये यूज़फुल चीज़ होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनायंस जो होते हैं कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। ये जो होते हैं ज़्यादातर मेटल्स जितनी भी होती है अधिकांशतः एनायंस होती है। तो मेटल्स के बारे में अच्छी तरह से याद रखना है। एक तो अपने को मेटल्स जितनी भी होती है वो ज़्यादातर जो होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है, और उनके ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे उन्हें एनायंस या पॉजिटिव चार्ज या रेडिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो कुछ मेटल्स के नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जिसमें अपने यूज़फुल होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसके अंदर तो Pb+2 के नाम से याद है अपने को, लेड याद रखना है। उसके बाद में अपने सोडियम देखना है। एक तो Na बहुत यूज़फुल है, पोटेशियम बहुत यूज़फुल है, K+ के नाम से जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, ये अच्छी तरह से अपने को यहाँ पर याद रखने हैं। Na का मतलब अच्छी तरह से अभी बता दिया था आपको, सोडियम के नाम से। K+ का मतलब होता है पोटेशियम के नाम से। Pb लेड कहलाएगा। इसके बाद में देखते हैं तो हम कैल्शियम याद रखना है, Ca+2 के नाम से कैल्शियम होता है अच्छी तरह से। मैग्नीशियम Mg+2 कहलाएगा अपने पास। बेरिलियम या बेरियम याद रखना है, Ba+2 बेरियम के नाम से रहता है। तो स्ट्रॉन्शियम याद रखना है। और भी बहुत सारे आएंगे अपने पास में। जिंक +2 बताएगा। कॉपर जो होता है वो दो तरह की बताता है, +1 और +2। नेक्स्ट अगला अगर हम देखेंगे इसके अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं अपने पास में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कोबाल्ट, निकल, तो इनकी जो वैलेंसी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट आप अच्छी तरह से ले लें और इसको एक कॉपी के अंदर पीछे की तरफ अच्छी तरह से लिख लें ताकि आपको फॉर्मूले बनाने में दिक्कत नहीं आएगी फिर। नेक्स्ट देखते हैं अपन एल्युमिनियम के नाम से Al+3 होता है। इसके ऊपर चार्ज जो होता है वो अच्छी तरह से याद रखना है। आयरन जो होता है Fe+2 भी बताता है और Fe+3 भी बताता है। तो जिसकी भी वैलेंसी जो होती है, चार्ज जो होता है वो कम होता है उसके पीछे अपने को लगाना है अस, और जिसका ज़्यादा होता है उसके लिए इक लगाया जाता है। तो ये नॉलेज भी आपको अभी बताएंगे। जैसे Cu+1 होता है, प्लस का मतलब 1, तो इसको बोलेंगे क्यूप्रस के नाम से। और Cu+2 लिखेंगे तो उसको बोलते हैं क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस कम वैलेंसी वाले को बोलते हैं। इसके पीछे ASC लगेगा S के रूप में, और जिसके पीछे IC लगता है, इक लगता है, तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है। सेम ऐसा ही आयरन के अंदर है। इसको बोलेंगे अपन फेरस के नाम से और इसको बोलेंगे फेरिक के नाम से। फेरस और फेरिक। इसके अलावा मैग्नीशियम वाला याद रखना है, Mg+2। कोबाल्ट, निकल हो गया अपने पास में। इसके अलावा कैल्शियम बता दिया होगा आपको, Ca+2 होता है कैल्शियम का। Al+3 अपने को मेन जो है इसके अंदर याद रखना है फॉर्मूलेज बनाने के अंदर। एल्युमिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से याद रखना है। +3 वैलेंसी बताता है। आयरन के अंदर फेरस सल्फेट है या फेरिक क्लोराइड है, जिसके हिसाब से अपने को यहाँ पर वैलेंसी देखनी है। इसकी +3 कर देना, ठीक है ना। क्यूप्रस और कॉपर का अच्छी तरह से याद रखना है। मैग्नीशियम वाला काम आएगा अपने पास, ये वाला अच्छी तरह से याद रखना है। सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम वाला काम आएगा। तो इनकी वैलेंसी कम से कम आप सब बच्चों को याद होनी चाहिए। मैग्नीशियम की +2 होती है, ध्यान रखनी है अपने पास। बेरिलियम वाला याद रखना है, बेरियम वाला जो अच्छी तरह से। तो ये काफ़ी सारी वैलेंसी आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। तो ये सारी वैलेंसी का नॉलेज आपको अच्छी तरह से यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाके आपको एनायंस और कैटायंस क्या होते हैं, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है। तो ये चार्ज निकालने का तरीका आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर। तो एक दो एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। जैसे सोडियम जो होता है, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो डोनेट कर सकता है। तो इसका एटॉमिक नंबर अभी हमने देखा था 11 पर होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KL Mn से 9th क्लास में थोड़ा बहुत नॉलेज आपने लिया होगा।
इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे थे हमने, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो फिल किए थे, उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 2 8 10 और एक 1 तो 11 होता है। तो लास्ट वाली सेल में लास्ट वाली कक्षक के अंदर या लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट कर देता है, और यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 पूरे कंप्लीट कर लेता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वो डोनेट करता है, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे सोडियम के ऊपर +1 आ गया, यहाँ पर पोटेशियम का अगर हम करके देखेंगे तो इसका भी एग्जांपल लेके देखेंगे। पोटेशियम आता है 19 पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने करके देखा होगा 2 8 8 1। तो इसके अंदर भी लास्ट में अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है 1, तो इसके ऊपर चार्ज आ रहा है अपने पास में प्लस का। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे पता लगा सकते हो। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो उनके ऊपर वैलेंसी जो होती है वो मेटल्स जितने भी होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो गेन करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उतना ही उनके ऊपर चार्ज आता है। जैसे क्लोराइड का एग्जाम्पल लेके देखेंगे, Cl जो होता है कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर पर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हम 2 8 7 कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है, तो इसके ऊपर चार्ज आता है अपने पास -1 के नाम से। तो Cl को हम लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था अपने पास में पिछले वाले टॉपिक के अंदर, Cl को किससे लिखा था, Cl- से। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है उसी के हिसाब से उसके ऊपर चार्ज आता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेकर अगर हम देखें, ऑक्सीजन आता है अपने पास में 8 नंबर पर, 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की होती है। तो ऑक्सीजन जो होता है उसके ऊपर चार्ज आता है -2। तो इस टाइप से जो होता है इनके ऊपर वैलेंसी पता लगाई जा सकती है। तो ये सारा नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, तभी जाके आप बताया था अभी क्वेश्चन 5th से लगाकर और 8th तक के जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के अपने, उन्हें सॉल्व करने के लिए ये नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको आसानी होगी, और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें इसको, क्योंकि ये आगे जितना भी हम पढ़ेंगे 1st 2nd 3rd 4th 5th तक के चैप्टरों के अंदर ये पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला लिखना बहुत कंपलसरी है अपने पास। आई होप काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझने को मिली होगी, कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिली होगी। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के नाम से। पिछला वीडियो आपने मेरा देख लिया होगा, उसके अंदर काफ़ी सारा नॉलेज आपको बताया है स्लाइड्स के द्वारा, पूरे चैप्टर के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी, बेसिक नॉलेज आपको उसमें दिया गया था। उसी टॉपिक को हम वापस डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से डिटेल से। तो अपना चैप्टर जो है वो है केमिकल, लेसन नंबर 1। क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नाम से हम देखेंगे। चैप्टर का नाम सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए। मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो इसके अंदर बोर्ड के एग्जाम में आपके बनेंगे। तो लेसन फर्स्ट का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के नाम से। काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसके बारे में पहले हो चुका था, उसको ही हम वापस रिपीट करने जा रहे हैं थोड़ा बहुत नॉलेज। फर्स्ट टॉपिक अपने पास में है इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस के नाम से। तो व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शंस, आपके हिसाब से केमिकल रिएक्शंस जो होती है क्या चीज़ होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। तो आई होप आपको अच्छी तरह से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल वर्ड बना हुआ है अपने पास में केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री के बारे में जो अपन पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन का मतलब यहाँ पर केमिकल जो फॉर्मूलेज होते हैं एंड सिंबल्स जो होते हैं इनका यूज कर हम उनको शॉर्ट में लिखने का जो तरीका होता है उसे हम केमिकल रिएक्शंस के नाम से या इक्वेशंस के नाम से लिख किया जाता है। तो फर्स्टली आपने को पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। डेली लाइफ के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती है हमारी लाइफ में। दूध से दही जो बनता है अपने पास, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो होता है, मिल्क टू। इसके अलावा हम जितने भी फ्यूल्स होते हैं उनको यूज़ में लेते हैं। तो ये सब जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस करते हैं और उसके बाद में एनर्जी जो होते हैं हमारे को देते हैं।
इसके अलावा लोहे पर जंग लगना, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानी जाती है। तो फर्स्टली अपने को देखना है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर मेन जो होता है वो एटम्स पाए जाते हैं। एटम का मतलब समझते होंगे, कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे मान लो हम Mg लिखा और O लिखा, तो इसके अंदर एटम्स जो होंगे ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला होगा तो उसको तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स के नाम से। लेकिन इसके अंदर Mg है और O है, तो इन दोनों को जब हम अलग अलग कर देंगे, Mg जो होगा वो एक अलग से एटम कहलाएगा और O जो होगा वो एक अलग एटम होता है। तो कहने का मतलब जितने भी एटम्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है और उसके बाद में एक न्यू सब्सटेंस बनता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस के नाम से। तो अगर हम इसकी डेफिनेशंस बनाएंगे तो जो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस ऑफ विच न्यू सब्सटेंस विच द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड न्यू प्रोडक्ट चेंज। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो अपने को ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट होता है। किनका होता है रीअरेंजमेंट? एटम्स का। दूसरी कंडीशन इसके अंदर होती है अपने पास में न्यू सब्सटेंस बनता है या न्यू प्रोडक्ट के रूप में अपने पास में कोई भी चीज़ बनती है। और जो भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर भाग लेने वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट के नाम से। और दूसरा वर्ड हमारा यहाँ पर काम लेंगे हम प्रोडक्ट के रूप में। तो तीन चीज़ें आ गई यहाँ पर अपने पास में। केमिकल रिएक्शंस जो होगी, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, एक टाइप का प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स एंड द चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस। और न्यू प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है इनको। दो चीज़ें यहाँ पर अपने पास में केमिकल रिएक्शंस के अंदर काम में ली जाती है। पहला वर्ड जो है आएगा एक अपने पास में रिएक्टेंट के नाम से और दूसरा वर्ड आएगा प्रोडक्ट के नाम से। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो जो एलिमेंट्स या जो सब्सटेंस जो होते हैं वो भाग लेते हैं इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस में, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट के नाम से। तो टेक पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। These substance are reactant and product जो होगा वो प्रोडक्ट के बाद इसमें न्यू सब्सटेंस occur by chemical reactions। दिस इज प्रोसेस जो होता है ये प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसको अगर हम एक रिएक्शंस के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर पिछले टॉपिक में हमने देखा था एक मैग्नीशियम जो था रिबिन्स ली थी। मैग्नीशियम का रिबिन जो होता है उसको ऑक्सीजन्स की प्रेजेंस में बर्न करते हैं और उसके बाद में जो रिबिन होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के अंदर चेंज होता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स के रूप में देखेंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो Mg जो था अपने पास में मैग्नीशियम का रिबिन हमारे को यहाँ पर काम में लेना है एक। रिबिन का मतलब एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इस तरह की। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है। ऑक्सीजन जो होती है उसको एयर्स के रूप में हम यूज़ में लेते हैं। एयर वर्ड जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर मतलब याद रखना है अपने को, ऑक्सीजन जो होगी वहाँ पर यूज़ लेनी है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिबिन्स जो होगा मैग्नीशियम का उसको हम बर्न करेंगे, हीट करेंगे, जलाएंगे। हीट के लिए सिंबल इस तरह का एक ट्रायंगल शेप में ले सकते हैं, या हीट करने का मतलब यहाँ पर बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा। जलाएंगे तो मैग्नीशियम जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद में हमारे पास में एक न्यू सब्सटेंस प्राप्त होगा। न्यू सब्सटेंस के अंदर चेंज होगा जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के नाम से। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो वाइट पीपीटी के रूप में अपने पास तैयार होता है। WH का मतलब वाइट याद रखना है। पीपीटी का मतलब जो होता है वो प्रिसिपिटेट के नाम से जाना जाता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है एक तरह का।
तो यहाँ का हम देखेंगे तो ये अलग अलग टाइप का मैग्नीशियम था, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, बर्न करने के बाद में ये चेंज हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के अंदर। फॉर्मूला कैसे बना मैग्नीशियम का, पिछले वाले टॉपिक में आपको बताया था। अभी यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज बताया था आपको +2 होता है और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। दोनों का चार्ज सेम है, यहाँ पर +2 है या -2 है, तो ये एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा और फिर अपने पास में MgO का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो इस रिएक्शन में ध्यान से देखेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें, जितने भी टॉपिक्स अभी हमने देखे थे वो सारे यहाँ पर समझ में आएंगे आपको। Mg और ऑक्सीजन जो होंगे, ये दोनों जो होंगे यहाँ पर अपने पास में रिएक्टेंट होंगे। तो रिएक्टेंट कौन कौन हो गए इस रिएक्शन में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को हम बोलते हैं रिएक्टेंट के नाम से। और जो एक न्यू प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर तैयार होता है, मिलता है हमारे को, फॉर्म होता है, इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट के नाम से। तो रिएक्टेंट क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। रिएक्टेंट जो भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्शंस को स्टार्ट करने वाले जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट के नाम से। और जो न्यू सब्सटेंस हमारे पास में यहाँ पर बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, को प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। मेन प्रोडक्ट जो होता है वो एक ही होता है अपना, ये ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मेन चीज़ें, इनको केमिकल रिएक्शंस जो होती है, इक्वेशंस होती है, उनको लिखने के कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ मेन चीज़ें होती है। तो केमिकल रिएक्शंस डेली लाइफ में बहुत सारी होती है हमारे पास। जैसे एक बताया था आपको एग्जांपल्स, जो मिल्क होता है वो चेंज होता है कर्ड के अंदर, तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टिक एसिड जो होता है इसमें पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं LAB के नाम से जिनको जाना जाता है, वो कर्ड में मिलते हैं। देखा होगा आपने, सुना भी होगा। दूध से दही बनना जो होता है एक प्रकार का केमिकल रिएक्शंस होता है, ये अपने को यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स मैं आपको देने जा रहा हूँ वो अच्छी तरह से याद रखना है अपने को, रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से। इसके अलावा भी बहुत सारे अपने पास डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, लेकिन यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन वाला टॉपिक अपने को अच्छी तरह से याद रखना है। बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा गया था ये क्वेश्चंस। क्या फॉर्मूला होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, आप बता सकते हैं? सोचिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाती है तो उससे लोहे का कलर चेंज हो जाता है, उसका वेट चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी चेंज होती है वो सब केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी में आती है। तो इसका रिएक्शंस लिखकर अगर हम देखेंगे तो आयरन का सिंबल्स आपको पिछले टॉपिक्स में अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, Fe। आयरन को लिखा जाता है Fe के नाम से, अच्छी तरह से ये याद रखना है अपने को। Fe की रिएक्शंस जो होगी वो किसके साथ की जाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है प्लस वाटर। ये तीन चीज़ें जो होती है वो आपस में रिएक्शन करती है। एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाने वाले जो मॉइस्चर्स होता है या वाटर होता है, वो ऑक्सीजन, इन दोनों की प्रेजेंस में आयरन जो होता है वो चेंज हो जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन में। ये सिंपल आयरन है अपने पास, ऑक्सीजन एयर से, वाटर जो होता है वो मॉइस्चर के रूप में या एयर में प्रेजेंस रहेगा, और उसकी तीनों की रिएक्शंस होने के बाद में रस्टिंग ऑफ आयरन जो होगा, आयरन चेंज हो जाता है, तो वो Fe2O3, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। Fe2O3 डॉट X मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर्स के इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला हम बनाते हैं इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हम अलग अलग बैलेंस करके लिख सकते हैं। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 जो भी आता है, तो ये X का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है अपने को, X मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं। तो आयरन जो होता है वो सिंपल आयरन ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में जंग लगे हुए लोहे में चेंज हो जाता है कुछ समय बाद में, तो इसके बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी अपने पे एक केमिकल रिएक्शंस होती है। इसके अलावा रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं, फलों का पकना जो होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो ऐसी रिएक्शंस जिनको हम वापस चेंज नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होती है। एक बार हो गया जो हो गया, उसको फिर वापस पहले जैसी स्थिति में हम नहीं ला सकते, पहले जैसी पोजीशन में नहीं ला सकते, उनको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शंस के नाम से। कुछ फिजिकल रिएक्शंस भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इस रिएक्शन में ध्यान से देखोगे तो आयरन, ऑक्सीजन और H2O, ये तीनों के तीनों अपने पास यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में हो गए काम में।
और नया प्रोडक्ट जो हमारे पास में मिला है वो रस्टिंग ऑफ आयरन का हमारे को यहाँ पर देखने को मिला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। हमारी डेली लाइफ में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लेके मैंने बताए थे। रिएक्शन लिखने का तरीका अपने को याद रखना है। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इनको दोनों को बोलते हैं रिएक्टेंट के नाम से, और प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा इधर की तरफ लिखना है अपने को, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे को अच्छी तरह से याद रखना है, हमेशा रिएक्टेंट्स को लिखना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उनके बीच में एक एरो का निशान अपने को लगाना है, एरो का सिंबल शो करना है। इस एरो के ऊपर हमारे को कंडीशंस लिखनी है। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स यूज ले सकते हैं, कैटालाइट्स यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा हीट, टेम्परेचर, जो भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं उनको एरो के ऊपर शो किया जाता है। तो ये तरीका है अपने पास केमिकल रिएक्शंस। व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शंस, ये पूछा जाता है। साथ ही एक और टॉपिक इसमें मैग्नीशियम से रिलेटेड आपको पूछा जाता है कि जो मैग्नीशियम का रिबिन होता है, मैग्नीशियम का वायर होता है, उसके ऊपर कौन से ऑक्साइड्स की लेयर जो होती है वो कवर कर लेती है, या मैग्नीशियम के वायर को जलाने से पहले पूछा जाता है क्वेश्चंस कि उसको सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है, रबिंग ऑफ मैग्नीशियम वायर वाई। तो इसका रीज़न आपको बताना है कि जो Mg मैग्नीशियम का रिबिन होता है वो अपने एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद में जो मैग्नीशियम का वायर होता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो इस कार्बोनेट की लेयर को हटाने के लिए सैंड पेपर से पहले मैग्नीशियम के वायर को रब करते हैं, जिससे वो अच्छी तरह से जलेगा। और अगर हम रब कर नहीं जलाएंगे तो उसके अंदर ब्लैकिश धुआं बनेगा और सही ढंग से मैग्नीशियम का वायर नहीं जलता है। तो मैग्नीशियम जो होगा वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लेयर बन जाने के कारण उसको पहले रब किया जाता है सैंड पेपर से। उससे क्यों किया जाता है, उसका रीज़न आपसे पूछा जाए तो बताना है कि वो मैग्नीशियम के ऊपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। तो कार्बोनेट की लेयर को हटाने के लिए हमारे को पहले उसको रब करना पड़ता है, जिससे मैग्नीशियम अपना क्लीन हो जाए, और उसके बाद में फिर उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, जो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है। बैलेंस करने का तरीका हम आगे सीखेंगे इसका। फिलहाल अपने को ये याद रखना है कि मैग्नीशियम वायर को रब क्यों करते हैं सैंड पेपर से, तो उसका रीज़न आपको बताना है कि मैग्नीशियम के ऊपर बेसिक कार्बोनेट की लेयर्स बढ़ जाती है, जिसको हटाने के लिए उसको अच्छी तरह से रब किया जाता है। तो आई होप मेरा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके बाद में अपने केमिकल रिएक्शन के बाद में इक्वेशंस। इक्वेशन के अंदर भी वही चीज़ें हैं जो अभी हमने केमिकल रिएक्शंस में सीखी थी। केमिकल इक्वेशन जो होती है, केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका जो होता है उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन के नाम से। इक्वेशन का मतलब जो भी हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं वो बहुत बड़ा होता है। तो कुछ साइंटिस्टों ने ऐसा सोचा कि केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसको शॉर्ट तरीके में हम कैसे लिख सकें, उसको सिंबल्स के रूप में, फॉर्मूलाज के रूप में लिखने का जो तरीका होता है उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस के नाम से। तो द सिस्टम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन शॉर्ट एंड सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस के नाम से। तो जो सिंबल्स हमने अभी देखे थे, काम में लिए थे, बहुत सारे सिंबल्स अभी आपको बताए थे, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, इनके फॉर्मूलेज बताए थे। तो सिंबल्स और फॉर्मूलेज जो होते हैं उनकी फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है केमिकल रिएक्शंस को, उसी को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन के नाम से। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स लेके हमने देखे थे, जैसे फर्स्ट ही देखा था मैग्नीशियम। तो यहाँ पर हमारे को पूरी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीशियम की सिर्फ सिंबल लिख दिया, Mg शॉर्ट फॉर्म में लिखना। ऐसे ही ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल्स के रूप में लिख दिया। और उसके बाद इन दोनों की रिएक्शंस हुई, रिएक्शन होने के बाद में फिर MgO बन गया अपने पास, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के रूप में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास में इस तरह की, और एक ये वाली है। तो कौन सा शॉर्ट तरीका है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यही चीज़ होती है कि केमिकल रिएक्शंस जो होती है उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उनके सिंबल्स और फॉर्मूलेज के रूप में लिखना, ये चीज़ जो होती है वो कहलाता है इक्वेशंस के नाम से।
इक्वेशन लिखने का तरीका आपको बता ही दिया था। 2 या 2 से अधिक अपने पास में अगर रिएक्टेंट होते हैं तो उनके बीच में प्लस का सिंबल अपने को लगाना है। एरो का जो हेड होता है वो हमेशा अपने को प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, प्रोडक्ट की तरफ रखना है। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो भी सिंबल्स होते हैं वो ध्यान रखने हैं अपने को। सिंबल्स के रूप में लिखने का तरीका जो होता है वो इक्वेशंस कहलाता है। अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोली, जो मैग्नीशियम्स रिएक्ट बाय ऑक्सीजन एंड चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, तो इतना पूरा कुछ भी लिखने की जगह अपन Mg + O2 हीट किया और MgO में चेंज किया, तो ये फॉर्म में चेंज करना ये कहलाता है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को लिखने का तरीका अभी बता ही दिया था आपको मैंने। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट जो होंगे उनको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और प्रोडक्ट जो होता है वो उनको हमेशा राइट हैंड साइड में लिखना है। लिखने का तरीका बता ही दिया था। एरो का हेड जो है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रखना है। प्रोडक्ट 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। मेन प्रोडक्ट जो होता है वो एक ही होता है, बाकी के को प्रोडक्ट के रूप में जाने जाते हैं। इसके तरह रिएक्टेंट जो होते हैं वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मोर देन, तो उनके बीच में अपने को प्लस का सिंबल्स जो है वो शो किया जाता है। ये ध्यान रखना है अपने को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस क्या क्या होती है, उसके बारे में अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद में अपना आता है केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में कैरेक्टर के बारे में देखेंगे हम। इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कौन कौन से केमिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो मेन टॉपिक्स का आज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज केवल हम इतना ही देखेंगे, इनके मेन पॉइंट्स जो हैं वो सबसे मेन। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनके अंदर फर्स्ट जो अपने को याद रखना है इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस के नाम से। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनके अंदर किसी न किसी में गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है, गैस जो होती है वो उत्पन्न होती है। सेकंड नंबर पर हमारा को देखना है चेंज इन कलर। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे जिनमें कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये भी कैरेक्टर आता है अपने केमिकल रिएक्शंस का। थर्ड नंबर पर अब हम देखेंगे उसका चेंज इन टेम्परेचर। तो ये भी हम एग्जाम्पल्स के रूप में देखेंगे। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिनको करने के बाद में अगर हम उनको छू कर देखेंगे, टच करके देखेंगे, तो उनके टेम्परेचर में या तो वृद्धि हो जाती है या कमी आ जाती है, वो गर्म हो जाएंगे या ठंडे रह जाते हैं। तो ये हम देखेंगे चेंज इन कलर्स के रूप में। इसी तरह से नेक्स्ट अगला आएगा अपने पास में फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट के नाम से। पीपीटी फोल्ड शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस के नाम से रहेगा इनको। इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है कि हम लेते तो लिक्विड हैं, लेकिन वो जैसे ही रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद में सॉलिड में चेंज हो जाते हैं या इनसॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं। ज़्यादातर पीपीटी जो होता है वो सॉलिड्स फॉर्म में होता है, तो ये भी हमारे को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस ये फर्स्ट अपने को याद रखना है। चेंज इन कलर याद रखना है, चेंज इन टेम्परेचर देखना है, फिर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के नाम से अपने को ध्यान रखना है ये। इसके अलावा एक पॉइंट अपने पास में और रह गया है, सॉलिड, गैस और लिक्विड्स जो होते हैं उनको शो कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें जिससे आपको काम आएगा आगे। फिफ्थ पॉइंट में अगर हम देखेंगे इसके अंदर तो चेंज ऑफ स्टेट के नाम से, यह भी आपको बताने वाला ही था मैं। स्टेट क्या होती है, स्टेट का मतलब जो होता है उनकी
पदार्थ जो होता है उनकी अवस्था के नाम से जाता है। तो अवस्था कौन कौन सी होती है, तो सॉलिड वाली याद रखनी है अपने को। एक तो सॉलिड को स्मॉल एस से शो करेंगे, जो भी हम रिएक्शंस लिखते हैं उसके नीचे यहाँ पर एस लिखा जाता है ब्रैकेट में। फिर लिक्विड को स्मॉल एल से शो किया जाता है ब्रैकेट में। फिर गैस को जी से शो किया जाता है स्मॉल लेटर के अंदर। और एक आएगा अपने पास में एक्वियस सॉल्यूशन के नाम से, AQ के नाम से, जलीय विलयन जो होता है। ये सामान्यतः अपने पास सिंबल्स होते हैं जिन्हें चेंज ऑफ स्टेट के नाम से जाता है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है यहाँ का मतलब रिएक्टेंट के रूप में तो हम सॉलिड, लिक्विड या गैस लेते हैं और हमारे को मिलता प्रोडक्ट जो है वो इनमें से कोई भी चेंज, अगर सॉलिड लिया है तो वो लिक्विड में चेंज हो गया होगा, या गैस में चेंज हो गया होगा, या लिक्विड लिया है तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो ये सब कहलाता है चेंज ऑफ स्टेट्स के नाम से। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम अच्छी तरह से नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपने को इतना याद रखना है कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटीज एंड चेंज इन स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कुछ बेसिक नॉलेज भी आपको दिया गया था। और साथ ही फर्स्ट टॉपिक जो है अपना इस चैप्टर का केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, ये हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको बैलेंस किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वगैरह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।